Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to start with again a new chapter of class 12th portion and the name of the chapter is atoms. और आज इस चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? एटम्स है। अब बेसिकली देखो ये जो चैप्टर है इसके बारे में केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने काफी कुछ पढ़ा हुआ है, वही यहां पर भी पढ़ने वाले हैं, कुछ भी नया नहीं होगा यहां पर ज्यादा। इस चैप्टर के अंदर में जब हम लोग बात कर रहे हैं एटम्स, जबकि मैं बोल रहा हूं कि केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो बेसिकली काफी आसान सा चैप्टर है। अगेन ये वाला चैप्टर काफी आसान है। अब यहां पर आपको क्या है, कम मेहनत ज्यादा मार्क्स, ये वाले सेक्शन अभी आपका चल रहा है। मॉडर्न फिजिक्स पूरा का पूरा ही एक ऐसा टॉपिक कंसिडर किया जाता है जहां पर मेहनत कम होती है, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बहुत कम है। यहां पर देखो आप अपने लेवल पर हम लोग बात कर रहे हैं, अपने लेवल पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट सीखने के लिए कम है, बहुत ही कम लिमिटेड क्वेश्चंस है, बस डेटा बदलता है और उस डेटा के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स बदलते हैं और वो बस आपको एक प्रैक्टिस चाहिए। अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि यहां पर बहुत जगह मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बहुत सारी चीजें आती रहती हैं बीच में, कहीं स्क्वायर रूट निकालना है, ये करना है, वो करना है। तो इसके कारण इस चैप्टर को ये जो पोर्शन है इसमें बस एक प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है। बाकी केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है वही यहां पर भी आप लोगों को काम आने वाला है। ठीक है, अब यहां पर एक और बात मैं यहां पर आप लोगों को कहना चाहूंगा। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग यहां पर अभी मैं यहां पर रीड कर रहा हूं या जो भी पढ़ा रहा हूं, वॉट एवर इट बी, तो कई बार अपने को ऐसा फील होता है कि सर पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ लिखवा नहीं रहे हैं। ठीक है, सो मेनली क्या है, देखो यदि देखा जाए तो आपके पास में बुकलेट्स अवेलेबल हैं, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आपके पास में अवेलेबल होगी, तो थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो उससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। अगेन जैसा कि मैं कहता हूं, आज अभी यहां पर एक नया चैप्टर यदि आपका स्टार्ट हो रहा है तो आपको एक बार फिर से एनसीईआरटी में जो चैप्टर दिया हुआ है, अपना एटम्स करके जो चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 12 होगा, तो उसे एक बार ऊपर से पढ़ के जरूर रखें। एक बार बुकलेट को भी पढ़ के रखेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन एटलीस्ट चैप्टर को, एनसीईआरटी के चैप्टर को जरूर पढ़ के रखें। अब जब पढ़ के रखेंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि जो चीजें मैं बोलूंगा वो आपको फटाफट रिकॉल होते जाएंगी और एक बार मेरे पढ़ाने के बाद में उतना पोर्शन जितना मैंने कवर किया उसको एक बार और रीड कर लेंगे तो वो आपके दिमाग में पूरी तरह से छप जाएगा, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। अब एक और पॉइंट आता है रिगार्डिंग द नोट्स मेकिंग। तो देखो नोट्स आपको खुद से ही बनाने पड़ते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। यदि मैं एक एक चीज को लिखूंगा सो दैट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, और उतना समय हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों को एक साल के अंदर में, नीट का यदि बैच चल रहा है तो नीट के बैच में एक साल के अंदर में हम लोगों को 11 का पोर्शन प्लस 12 का पोर्शन, दोनों पोर्शंस को कवर करते हुए चलना है। सो इसके लिए हम लोगों को राइटिंग पे थोड़ा सा कम ही हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन जो भी स्लाइड्स पे मैं यहां पर लिखता हूं वो सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन को ही यहां पर मैं लिखता हूं। बाकी कुछ चीजें बहुत सी ऐसी होती है जो मैं अभी ऐसे मुंह से बोल रहा हूं, तो वो कॉन्सेप्ट है, वो समझना है आपको, उसको सुन के लेना है, और वो कहां पर लिखा हुआ मिलेगा, आइदर दैट विल बी इन एनसीईआरटी और इन अवर बुकलेट। दोनों के बाहर कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूं, कुछ भी बाहर नहीं होगा, सो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो एग्जाम्पल मैं यहां पर सॉल्व करवाता हूं उन एग्जाम्पल्स को आप लोगों को देखने की जरूरत है, जिससे आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है, सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, जिसके बारे में हम लोगों को अभी स्टार्ट कर देना चाहिए। जहां तक मैंने जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी मैं वो आप लोगों तक पहुंचा चुका हूं। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं, देखो एटम्स के बारे में। एटम्स, मैंने ये चैप्टर की हेडिंग डाल दी, नए पेज पर नया चैप्टर स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले जहां पर आपने ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर खत्म किया होगा उसके बाद में कुछ पेजेस का स्पेस रखें अपने लिए, क्योंकि वो कुछ पेजेस का स्पेस ऐसा हो सकता है कि जितना आपने बनाया है उसको एक या दो पेज में कंसाइज करने के लिए एक साथ में यदि पेजेस वगैरह बना के रखें। देखो एक मैं बात बताता हूं, अभी आपका ताजा ताजा सब कुछ पड़ा हुआ है, सब कुछ ताजा ताजा है पड़ा हुआ, और ताजा ताजा पड़ा हुआ है, तो उसमें से यदि आप नोट्स मेकिंग करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जिन्हें आप एकदम शॉर्ट में करके, कंसाइज करके इस चैप्टर का एकदम क्रक्स निकाल के आप अपने पास में रखेंगे। और ये क्रक्स जब निकाल के आप अपने पास में रखेंगे तो उसका उपयोग आपको रिवीजन में होगा, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी आप कर चुके होते हो। बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर? सो एटम चैप्टर की हम लोग करते हैं शुरुआत। सो एटम चैप्टर की शुरुआत में देखो सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग अब एक बात जानते हैं
कि कैथोड रेज की डिस्कवरी हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। जे थॉमसन 1898, यदि मैं गलत नहीं हूं तो सर जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक एटम का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। हालांकि इससे पहले जे थॉमसन ने जब तक इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताया था, उससे पहले जो हमारी अवधारणा थी, हमारे जो कॉन्सेप्ट थे, वो कहा करते थे कि एटम जो है वो है द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, 9th या 10th की साइंस में पढ़ाते हैं, वहां पर केमिस्ट्री में है जहां तक है कि फिजिक्स में, वो भी मुझे याद नहीं, पर साइंस है ना यार, वो तो एक कुल मिला के वहां पर एक ये चैप्टर आता है जहां पर बताया जाता है कि महर्षि कणाद ने, बहुत पहले महर्षि कणाद करके आए थे और उन्होंने बोला, उन्होंने एक नाम दिया था परमाणु, उन्होंने नाम दिया था परमाणु। इवन दो इंग्लिश की बुक में भी परमाणु वर्ड ही लिखा हुआ मिलेगा, हिंदी में भी हम लोग परमाणु ही बोलते हैं, एटम को परमाणु बोलते हैं, सही बात है। सो क्या हो रहा है, उन्होंने बताया कि परमाणु जो है परम अणु, ऐसे उन्होंने कणाद ऋषि ने, मतलब अपना इंडिया भी पीछे नहीं था, तो उन्होंने बहुत पहले लिख के रखा हुआ था भैया कि परमाणु जो है वो किसी भी पदार्थ का वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसे आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम इज दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर विच फर्दर कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम जो है वो किसी भी मैटर का वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसे आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये महर्षि कणाद की अवधारणा थी। बाद में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी केमिस्ट्री के अंदर में, वहां पर भी यही वाली बात दोहराई गई है और वहां पर कुछ फैक्ट्स वगैरह भी बताए गए हैं कि भैया एटम जो है वो सबसे छोटा है। एटम वो है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो इसलिए देखो यही वाली बात है ना, इसके कारण ये केमिस्ट्री का पोर्शन कुछ ज्यादा नजर आएगा आप लोगों को। हालांकि इसमें फिजिक्स भी छिपी हुई है, वो फिजिक्स वो आगे चल के आएगी, लेकिन अभी के लिए कुछ छोटे छोटे से पॉइंट जो हैं वो आपको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगे। अब देखो एक बात बताओ, अब इसका क्या नोट बनाओगे, नोट डाउन करोगे, इस पे क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये क्या है ना, चैप्टर के बेस को क्रिएट करने के लिए आवश्यक है। जब पिज्जा खाते हो तो उसके लिए पहले बेस बनता है कि नहीं बनता है, तो वही है, ये बेस चल रहा है आप लोगों का और कुछ नहीं है। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई और उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि भैया एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, और वो सबसे छोटा होता है, उससे छोटा कुछ है ही नहीं, ये बहुत सारी तमाम चीजें आई थी। लेकिन जैसे ही सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली तो वहां से पॉइंट निकल के आया कि भाई यदि ये कुछ ऐसा है जो कि एटम से भी छोटा है तो एटम के अंदर में जरूर फिर तो एटम पे चार्ज होना चाहिए। लेकिन उससे पहले से हम लोग जानते थे कि एटम पे तो कोई चार्ज है ही नहीं। देखो कहानी सुननी है आज और कुछ नहीं है, आज लिखने लायक बहुत ही कम डेटा आएगा। हाँ, वो जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आएगा तब आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। लेकिन देखो एक बात सुनिए, मेरे डायग्राम बनाने की, जो मैं डायग्राम बनाता हूं वो इतना गंदा बनता है कि उससे अच्छा आप एनसीईआरटी में से एक बार डायग्राम बनाएं। हालांकि मैं जो बनाता हूं वो भी ठीक ठाक होता है, इतना भी बुरा नहीं होता होगा, है ना। चलो ठीक है, आप देख ही लेंगे कितना गंदा बन रहा है, कितना अच्छा बन रहा है। ओके चलो, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, सर जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली तो वहां से एक सवाल उठ के आया कि यार इलेक्ट्रॉन जो है वो तो नेगेटिव पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जो कि इस एटम से भी छोटा है, जो कि इस एटम से भी क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब ये है हो ना हो एटम के अंदर में कुछ ना कुछ है। तो वहां से उन्होंने, सर जे थॉमसन ने अपना एटम के रिगार्डिंग एक मॉडल रिप्रेजेंट किया, एटम के रिगार्डिंग एक मॉडल रिप्रेजेंट किया और उन्होंने बताया कि भाई किसी भी एटम के अंदर में, एटम जब न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसका डेफिनेट मतलब यह है कि उस एटम के अंदर में पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और साथ ही साथ में नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। तभी तो ऐसा हो सकता है कि एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट को, एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। सही से बताना, कई लोग, कितने लोग ऐसे थे जिनको होल की स्पेलिंग HOLE वाली लगी थी। ये होल का मतलब है संपूर्ण, मतलब यदि मैं सिर्फ और सिर्फ एक एटम को कंसीडर कर रहा हूं तो वो पूरा का पूरा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है कि अनलेस एंड अनटिल उसने कुछ इंटरेक्शन वगैरह नहीं किया हुआ है किसी के साथ में, तो वो क्या रहता है, न्यूट्रल होता है। जैसे मैंने कॉपर का ब्लॉक उठाया और कॉपर के ब्लॉक में से यदि मान के चलो मैं सिर्फ एक एटम की बात कर रहा हूं तो वो कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। बात समझ में आ रही है, पूरा का पूरा ब्लॉक भी न्यूट्रल है और वो कॉपर का एक एटम भी क्या है, न्यूट्रल है। तो
उन्होंने, किसने, जे थॉमसन। कई बार मेरे को लगता है थॉमसन की स्पेलिंग में पी आता होगा लेकिन नहीं आता है, हो जाता है, लगता है, मैंने बोला लगता है मुझे, लेकिन नहीं होता है, मैं जानता हूं ये वाली बात। सो जे थॉमसन ने किसकी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी। अब यहां पर मेन बात है कि उन्होंने, जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया था जिसे बोला जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। अब ये मॉडल तो हो गया फॉरेन के हिसाब से। इंडिया के हिसाब से यदि हम लोग बोलते हैं तो वाटरमेलन मॉडल। कैसा मॉडल, वाटरमेलन। तरबूज आप लोगों ने याद होगा, तरबूज की कहानी आप लोगों को याद होगी। तरबूज कैसा होता है, ऊपर से हरा हरा सा होता है, उसके बाद में एक व्हाइट कलर की एक छोटी सी लेयर होती है और उसके अंदर एक खाने वाला हिस्सा होता है जो कि रेड कलर का होता है और उसके अंदर में इसके सीड्स होते हैं, किसके, वाटरमेलन के, बराबर है। सो उन्होंने, जे थॉमसन ने भी एटम को कुछ ऐसा ही बताया। हो सकता है कि शायद जब ये उनके दिमाग में ये बात तब आई हो जब वो वाटरमेलन खा रहे हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि भाई ये तो मजाक वाली बात है, सीरियसली मत लेना, नहीं तो कल जाके आप बोलोगे अमर सर ने बताया था कि सर जे थॉमसन वाटरमेलन खा रहे थे तब उनके दिमाग में आया कि एटम ऐसा होता है। भैया मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं, मैं तो जस्ट जोक, आई वाज जोकिंग। चलो जोक से बाहर निकल के आओ फटाफट। सो उसके अंदर में, किसके अंदर में, वाटरमेलन के अंदर में, जैसे वो पूरा हिस्सा जो होता है, जो हमारे खाने योग्य हिस्सा होता है, उसके अंदर में सीड्स कैसे एम्बेडेड रहते हैं, वैसे उन्होंने बताया कि एक एटम के अंदर में पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो सब तरफ फैला हुआ है और उसके बीच में यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि वाटरमेलन के अंदर में सीड्स होते हैं, वैसे उस पूरे पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये बात हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो मॉडल है वो फेल हो चुका है। ये मॉडल सही है कि फेल है, तो ये मॉडल फेल है, ये बात हम लोग जानते हैं। लेकिन अब देखो क्या है कि बात आई है तो आपको पढ़ लेनी चाहिए एक बार। प्लम पुडिंग मॉडल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है, ऐसा आप लोगों ने अभी सीख लिया है, समझ लिया है, लेकिन ये मॉडल हम लोगों को पढ़ना नहीं है। अब मेन बात क्या हुई ना, देखो उस समय में 1898 मतलब है ये 19th सेंचुरी की बात चल रही है, ठीक है। कौन सी सेंचुरी की बात चल रही है, 19th सेंचुरी। यदि मैं 1905 बोलता या 1910 बोलता तो वो 20th सेंचुरी होती थी। अभी जो चल रही है वो 21st सेंचुरी चल रही है, बिकॉज वी आर 2020, वी आर इन 2020, तो 21st सेंचुरी चल रही है। तो सेंचुरीज कुछ इसी प्रकार से चला करती हैं। सो हम लोग बात कर रहे थे कि वहां पर उस समय पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। मतलब वो दौर था जब दे धड़ाके से एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, क्योंकि हर कोई चाहता था कुछ ना कुछ खोज निकाला जाए और उसका भी नाम गिना जाए। अब देखो ये जो थॉमसन है ना, इनकी लेबोरेटरी थी एक, इनकी क्या थी, एक लेबोरेटरी थी जिसके अंदर में सर जे थॉमसन तो काम कर ही रहे थे, उनके एक स्टूडेंट्स थे, भूतपूर्व स्टूडेंट, जिनका नाम था रदरफोर्ड। और ये जो रदरफोर्ड है वो आपका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय पर और भी तमाम साइंटिस्ट थे, जैसे बामर करके एक साइंटिस्ट आएंगे, उनका नाम आएगा बामर करके आगे जब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, कुछ आगे की चीजें भी बताते चल रहा हूं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, तो वहां पर उस समय एक बात और निकल के आई थी, साथ ही साथ में एक मैक्सवेल करके भी साइंटिस्ट है, उसी जमाने के साइंटिस्ट की सारी बातें चल रही हैं। तो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ था, जो कि हम लोग जानते हैं, नहीं जानते कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में नाम सुना हुआ है ना, ड्यूअल नेचर एंड ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के अंदर में, वही कहानी है यहां पर भी। ओके, सो कहानी ये आई। तो एक और पॉइंट यहां पर डेवलप हुआ है, वो पॉइंट ये डेवलप हुआ है कि यदि किसी बॉडी का कुछ भी टेम्परेचर है, यदि किसी बॉडी का कुछ तो भी टेम्परेचर है, तो वो अपने आप में से रेडिएशंस एमिट करते हैं। क्या करते हैं, रेडिएशंस एमिट करते हैं। अब ये पूरी कहानी हम लोगों को पढ़नी होती है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाले सेक्शन के अंदर में। कौन से सेक्शन में, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाले सेक्शन के अंदर में। लेकिन मैं यहां पर थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर भी ये बातें आएंगी, तो कई लोगों को यहां पर ऐसा लगेगा सर ने ये वाली बात तो नहीं बताई है, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी सी बातें बताते चलता हूं कि भैया जो मैटर होते हैं, यदि उनमें कुछ भी टेम्परेचर होता है, इफ अ बॉडी इज हैविंग टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू एमिट द रेडिएशन। ये शॉर्ट बात है जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो चुकी है। अब कई लोग पूछेंगे सर कैसे करती है, क्या करती है। बेटा हम लोगों को इतना डीप नहीं पढ़ना है, हम लोगों को अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो अपने को, अच्छा हम लोग रिसर्च करने जा रहे हैं क्या, नहीं, वी आर नॉट गोइंग फॉर अ रिसर्च। तो हम लोगों को मेन बात पता होनी चाहिए कि अब कोई बोलेगा कि सर क्या बोलते हैं, कोई भी अभी नाम भी याद नहीं आ रहा,
जैसे हम लोगों ने लिया अमरूद, अमरूद का कलर हरा ही क्यों होता है, कच्चा अमरूद का कलर हरा क्यों होता है, पत्ती हरी क्यों होती है, तो उसमें अब जैसे मैंने बोला ना पत्ती हरी क्यों होती है, तो कई लोग उसका आंसर देने लग जाएंगे सर उसमें वो क्लोरोफिल होता है, ये होता है। यस आई नो दैट, बट हम लोगों को इतना नहीं पढ़ना है, हम लोगों को मेन बातें करनी है। फिर मैं बार बार मुद्दे से भटके जा रहा हूं यार, आप लोग है ना कई बार मुद्दे से भटका देते हैं। अभी कई लोग फिर बोलेंगे सर हमने कहां भटकाया, आप ही भटक गए अपने आप। कोई बात नहीं, कम बैक, वापस आ जाओ वापस आ जाओ वापस आ जाओ। चलो वापस आ गए। तो एक्सपेरिमेंट की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें बामर करके साइंटिस्ट आए, उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखा। तो हाइड्रोजन के बारे में आज हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट नंबर पे आता है। इसके अंदर में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात जानते हैं। उस समय तक वो लोग भी ये बात को जान चुके थे। लेकिन जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा गया तो इसमें पाया गया कि इसमें अलग अलग वेवलेंथ की लाइट निकल रही है, अलग अलग वेवलेंथ की। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? उन्होंने बोला मतलब कि जैसे हम लोग अदर मटेरियल्स को देख रहे हैं तो उसमें तो ठीक है, हम लोग मान लेंगे एक बार कि बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके कारण बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट मिलना पॉसिबल है। लेकिन हाइड्रोजन में ऐसा क्यों हो रहा है? यहां तो एक अकेला प्रोटॉन और एक अकेला इलेक्ट्रॉन है। तो कहानी में बहुत सारी सिचुएशंस बनने लगी। हालांकि बामर ने इसके लिए एक फॉर्मूला दे चुके थे जिसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग अपनी इस कहानी को यहां से उठाते हुए सीधा सीधा हम लोग लेके जाते हैं रदरफोर्ड की साइड में। तो मेनली क्या है, जो रदरफोर्ड थे वो थॉमसन के एक स्टूडेंट ही थे। इन्होंने ये अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और वहां से इनके दिमाग में एक नए मॉडल की संकल्पना आई जिसे प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है, प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। हालांकि ये मॉडल भी फेल हुआ कि सक्सेसफुल हुआ? फेल हुआ, लेकिन सक्सेस भी थी, सक्सेसफुली फेल हुआ। अरे बाप रे, क्या वर्डिंग बन गई, सक्सेसफुली फेल। डाउट तो आया होगा मन में। मेनली क्या है मैं बताता हूं, क्या है ना, फेल क्यों हुआ उसका रीजन ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन जब उनसे पूछे गए रदरफोर्ड सर से तो वो उनका आंसर नहीं दे पाए थे, इसके कारण हम लोग उसे फेल मानते हैं। हालांकि उसी चीज को बाद में बोर जो करके साइंटिस्ट आए उन्होंने बहुत ही बखूबी से एक्सप्लेन किया, जिन्हें मैं भी आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, नहीं, एक्सप्लेन करूंगा। अब ध्यान से सुनते हैं हम लोग क्या होता है बातें कि जो रदरफोर्ड थे उनके ही साथ में उनके भी स्टूडेंट थे भाई। मतलब देखो, रदरफोर्ड पहले किसका स्टूडेंट था? थॉमसन का। और रदरफोर्ड के अब और स्टूडेंट हैं, उनमें नाम है गीगर मार्टसन। गीगर और मार्टसन ऐसे दो स्टूडेंट हैं, हो सकता है मैंने एक ही नाम लिया हो, लेकिन दो स्टूडेंट थे उनके। उन्होंने तो अपनी बैचलर्स डिग्री भी कंप्लीट नहीं करी थी, लेकिन फिर भी वो उनके साथ में काम कर रहे थे। उस समय सब चल जाता था, आज के जमाने में नहीं चलता। आज आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, तभी आपको काम करने का मौका मिलेगा। सो यहां पर कहानी ये थी कि उन्होंने प्लैनेटरी मॉडल के बारे में सोचा, क्योंकि देखो उनका सोचने का नजरिया अलग था, कुछ नजरिया अलग था, वो एक्सपेरिमेंट से ही नजरिया निकल के आया। बेसिकली ये जो नजरिया निकल के आया वो निकल के आया आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के दरमियान। वो ये है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि यदि आप लोगों के पास में एनसीईआरटी की बुक है तो प्यारा सा डायग्राम आप स्क्रीन को पॉज करके बना लीजिए, और नहीं तो फिर मेरा जैसा गंदा सा डायग्राम आएगा, उस डायग्राम को देखते हुए आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक गोल्ड की फॉइल ली। गोल्ड फॉइल समझ में आती है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा मिठाइयों के ऊपर सिल्वर वर्क होता है, चांदी का वर्क बोलते हैं जिसे हम लोग, व्हाइट कलर की पन्नी सी होती है, जैसे हाथ लगाओगे तो वो हाथ से चिपक जाती है, इतनी पतली होती है। तो बिल्कुल वैसे ही पतली गोल्ड की एक फॉइल ली गई। किसकी फॉइल ली गई? गोल्ड की फॉइल ली गई। और ये भाई साहब इतनी मोटी थी, कितनी मोटी थी? 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर मोटी। बात समझ में आ रही है? 1 सेंटीमीटर मोटी भी नहीं है, 1 मिलीमीटर भी बहुत मोटा हो गया। अब आप इसे सोचिए कितना मिलीमीटर में जा रहा है ये नीचे की तरफ। 2.1 इंटू 10⁻⁻4 मिलीमीटर। यदि मैं लिखना चाहूं इसे तो 2.1 इंटू 10⁻⁻4 मिलीमीटर मोटी। तो 1 मिलीमीटर भी आप ऐसे करोगे तो दिखेगा। तो ये सोचो कितना है।
उसका भी 10,000वां हिस्सा, 1 मिलीमीटर का भी 10,000वां हिस्सा है लगभग लगभग। इतनी मोटी इन्होंने क्या ली, गोल्ड की फॉइल ली। एक इन्होंने सोर्स लिया, अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, ठीक है, और अब इस सोर्स से, अल्फा पार्टिकल के सोर्स से इन्होंने गोल्ड की फॉइल पर करवाई बॉम्बार्डिंग, और बॉम्बार्डिंग करवाने के साथ में यहां पर उन्होंने एक ऐसी, देखो ये एक स्क्रीन जैसी है, ये है आपकी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। यहां पर बीच में कहीं ये आपकी गोल्ड की फॉइल हो गई, और यहां पर कहीं आपका एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के लिए सोर्स लिया। एक काम करता हूं मैं, इसको है ना थोड़ा सा है ना ऐसे ले लेता हूं बढ़ाते हुए, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा स्पेस छोड़ा गया जहां से ये अल्फा पार्टिकल्स आके इस पे क्या कर रहे हैं, बम्बार्डिंग कर रहे हैं। और यहां से ऐसे देखा गया कि इस पे है ना, ये जो पीछे जिंक सल्फाइड की जो हम लोगों ने स्क्रीन लगाई है, इस पर एक चमक मिलती है। इस पर हम लोगों को क्या मिलती है, एक फ्लैशेस मिलते हैं लाइट की, जैसे स्पार्किंग होती है कुछ वैसे वैसे यहां पर हम लोगों को फ्लैशेस मिलते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को अच्छा किया गया, इस एक्सपेरिमेंट को और अच्छा किया गया। अब देखो ऐसा ही डायग्राम मिलेगा, लेकिन वो क्या ना, वो बहुत ही उन्होंने प्यारा सा डायग्राम बनाया, क्योंकि बुक में है तो बुक वाले बना लेते हैं अच्छे। अब हम इतने अच्छा डायग्राम यहां पर हाथ से नहीं बना सकते। हाँ, पीसी पर ये डायग्राम अच्छे बन जाते, कंप्यूटर पर क्योंकि वहां पे 3D का इस्तेमाल करने को मिलता है। तो आ जाओ मेन बात पे बात करते हैं। इसको उन्होंने और अच्छे से करने की कोशिश की, और इन्होंने क्या किया, देखो इस गोल्ड की फॉइल तो है हमारे पास, सब कुछ वैसा ही है। इन्होंने क्या किया, एक सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल सोर्स। यहां से ये अल्फा पार्टिकल्स को जा रहे हैं, तो यहां पे इन्होंने क्या किया, लेड की ब्रिक्स लगा दी। लेड की क्या लगा दी, ब्रिक्स लगा दी ऐसे। अब ऐसे लगा लो, चाहे पूरा का पूरा एक ऐसे ही कवर कर लो, ठीक है, जो भाई जैसा आपको अच्छा लगे। ये लेड का ब्रिक्स है। इससे हुआ क्या कि लेड जो है वो क्या करता है कि इनको एब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब जो भी यहां से बाहर निकलेंगे अल्फा पार्टिकल, वो एक स्ट्रेट बीम के फॉर्म में यहां से बाहर निकलेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहां पर लगवाई एक पतली सी गोल्ड की फिल्म, जिसकी मोटाई मैं आपको बता चुका हूं। गोल्ड की जो गोल्ड फॉइल है, ये आपकी गोल्ड फॉइल है। अब इस गोल्ड की फॉइल के पीछे यहां पर एक ऐसी स्क्रीन है जो क्या हो रही है, किसकी है, जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन है। और इसके ऊपर में इन्होंने एक डिटेक्टर माइक्रोस्कोप लगा दिया। क्या लगा दिया, एक डिटेक्टर माइक्रोस्कोप है जो कि घूम सकता है, जो कि स्क्रीन पर क्या कर सकता है, घूम सकता है। ओके, अब हुई कहानी कुछ इस प्रकार से कि भैया यहां से अल्फा पार्टिकल निकले, ये गोल्ड की फॉइल से टकराए होंगे। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई यहां से इस पे, इसके पीछे की साइड में यहां पर बहुत सारी क्या मिल रही है, हम लोगों को मिल रही है चमक। अब इन्होंने यहां पर रखा, तो यहां पर इन्होंने पाया कि कुछ पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी हैं जो यहां से निकल के यहां पर आ रहे हैं कुछ एंगल थीटा पर। इवन दो कुछ पार्टिकल ऐसे भी हैं जो घूम के वापस जा रहे हैं। तो अब इसके पीछे की कहानी सुनो। उन्होंने जब इस गोल्ड फॉइल को इतना मोटा कंसीडर किया है, कितना 2.1 × 10⁻⁷ मीटर, तो उन्होंने कंसीडर किया है कि ये जो पूरी गोल्ड फॉइल है, ऐसा मान के चलो कि ऐसे एक एटम की ही शीट है बस, मतलब एक से ज्यादा एटम है ही नहीं, ऐसा कंसीडर उन्होंने किया। हालांकि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि भैया जो एटम होता है उसकी साइज कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर, और जो आपका न्यूक्लियस होता है उसकी साइज 10⁻⁻15 मीटर होती है, जो अभी आने ही वाला है बस। तो उन्होंने कंसीडर किया ये गोल्ड की फॉइल जो है उसकी विड्थ या मोटाई उतनी है कि बस गोल्ड का एक ही एटम यहां पर प्रेजेंट है। ये बात समझ में आई? श्योर हैं आप लोग? अच्छा, और क्या क्या बातें हैं? गोल्ड का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 79 होता है। केमिस्ट्री के अंदर में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने। 79 की और कुछ होता है, चलो ठीक है, मैं एटॉमिक नंबर को मिटा देता हूं, हो सकता है गलत हो जाए क्योंकि मेरे भी दिमाग से नहीं आ रहा है, क्योंकि एटॉमिक मास तो नहीं है ना 79, बट 79 कुछ तो भी रिलेटेड है यार गोल्ड से। चलो ठीक है, आगे आते हैं, हम लोग बात करते हैं। यहां पर अब
ये मोटाई के बारे में बात कर ली। यहां से जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल के बारे में तो मैं पक्का श्योर हूं कि 2He4 होता है, मतलब इसके अंदर में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं, वो सब कुछ है। सो ये जो गोल्ड का जो एटम है, एक गोल्ड का एटम एक अल्फा पार्टिकल से लगभग 40 गुना हैवी होता है। तो इन्होंने बोला कि जब अल्फा पार्टिकल्स यहां से आके इस पे टकराए तो गोल्ड का जो एटम है वो अपनी जगह से नहीं हिला। तो यहां पर ये थोड़ी सी मैकेनिक्स है, कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं, इतना कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहां पर काम भी नहीं आने वाला। तो हम लोगों को बस मेन पॉइंट समझना है कि देखो ऐसी बात है, कैसी बात है कि एक ट्रक आ रहा है और एक तोता है, या आप खुद को मान लो, चलो क्या हो रहा है कि भाई एक रास्ते में ट्रक खड़ा है और एक आप हो, आपको आया गुस्सा, ठीक है, आपको चार्ज कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया, और ये आपने जाके ट्रक को मारी टक्कर। बोलो क्या होगा? ट्रक तो बेचारा चकनाचूर हो जाएगा, है ना? होगा क्या? ट्रक अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा। ट्रक हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा। अच्छा, सही बात है कि गलत बात है? सोचो, सही बात है। बिल्कुल वही यहां पर भी हो रहा है कि इन्होंने बोला कि जब अल्फा पार्टिकल आके इस गोल्ड के एटम से यदि टकरा भी जाता है तो अब गोल्ड का एटम अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ओके, ये एक अजम्पशन यहां पर आया। अब दूसरी बात, जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो इन्होंने क्या पाया कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, यदि ये सीधे सीधे, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे हो रहे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो बिना मुड़े सीधे निकल गए। अब बिना मुड़े सीधे निकले तो यार यहां पर एक पॉइंट इनके दिमाग में आया कि यार गोल्ड जो है वो गोल्ड का जो एटम है वो अल्फा पार्टिकल की तुलना में लगभग 40 गुना बड़ा है। तो मैंने ऐसे यदि एक गोल्ड के एटम को बनाया तो उसके सामने मेरा अल्फा पार्टिकल जो बनेगा वो कुछ इत्तू सा ही बनेगा। ये अल्फा पार्टिकल हो गया। अब कहानी यहां पर ऐसी हो रही है कि जितने अल्फा पार्टिकल्स मैं डाल रहा हूं वो लगभग ऐसे सीधे सीधे निकले जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ दी ऐसे निकल रहे हैं। हां, कुछ उन्होंने देखे कि वो मुड़े, ऐसे कुछ मुड़े हैं यहां पर, ऐसा नहीं कि सबके सब सीधे निकल गए, लेकिन कुछ मुड़े भी है एंगल थीटा पर। ओके, तो सवाल ये उठा कि कितने मुड़े, वो तो कहानी बात की है, लेकिन इन्होंने बोला कि लगभग 0.14% अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो मोर देन 1 डिग्री पर मुड़े थे। कितने पर? मोर देन 1 डिग्री पर। मतलब यदि मैंने ये सीधी एक लाइन ड्रॉ कर दी तो यहां से यदि मैं 1 डिग्री का एंगल लूं तो लगभग इतना आएगा क्या? यस, इतना ही आएगा। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत बड़ा बन गया, एक का ये तो 10 के आसपास बन गया, लेकिन मान लीजिए मैंने जूम करके रखा, ये 1 डिग्री का एंगल है। सो 1 डिग्री से ज्यादा मुड़ने वाले थे कितने? 0.14%। और कुछ ऐसे भी थे जो 90 डिग्री तक मुड़ गए। मतलब कैसे होंगे वो देखो, ऐसे आया और ऐसे चला गया, लगभग इतना। तो ऐसे वाले थे 1 in 8,000 ऐसे थे कि जो लगभग 90 डिग्री या उससे ज्यादा में मुड़े थे। 90 डिग्री या उससे ज्यादा में मुड़े थे। तो रदरफोर्ड के सामने अब सवाल पैदा हो गए, यार ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बहुत सारे तो ऐसे जो सीधे सीधे निकल गए, लेकिन ये कुछ जो मुड़ रहे हैं उनका कारण क्या है? सीधे निकल गए तो उसे परेशानी नहीं थी, लेकिन ये मुड़े तो आखिर क्यों मुड़े? ये उसके सामने एक नया सवाल पैदा हुआ। बात समझ में आई? तो इस सवाल का उसने जवाब ढूंढने की कोशिश करी। भाई देखो, जब यदि सवाल आएगा तो उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करी जाएगी, और इसी कोशिश के दरमियान उसने पाया, उसने सोचा और बहुत सोचने के बाद उसने बोला कि यदि मोस्ट ऑफ दी, मतलब मैंने 10,000 डाले तो 10,000 में से यदि 8-9 हजार यदि तुम्हारे सीधे सीधे निकल गए तो इसका डेफिनेट मीनिंग यही होता है कि उस एटम का मोस्ट ऑफ द हिस्सा खाली होना चाहिए। तो कंक्लूजन निकाला रदरफोर्ड ने कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। खाली स्पेस है भैया, ऐसा उन्होंने कंक्लूजन निकाला। और जब मुड़ने वाली बात पर आए तो देखा कि तब तक एक लॉ हम लोग सीख चुके थे, वो था कुलाम्स लॉ के बारे में। तब तक आइडिया हम लोगों को हो चुका था ऑलरेडी। तो कुलाम्स लॉ क्या होता है? देखो,
अब ये मत बोलना कि सर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं पता है, सर हमने कूलाम्स लॉ नहीं सुना है, ऐसा नहीं हो सकता। जूनियर क्लासेस में थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कूलाम्स लॉ भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा, आई एम नॉट सेइंग कि पूरा पढ़ा हुआ है, बट एटलीस्ट आई एम सेइंग दैट यू हैव बेसिक नॉलेज अबाउट इट। कूलाम्स लॉ कहता है कि भैया जब दो चार्ज होते हैं, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं कूलाम्स लॉ के बारे में, कि भैया ये मान के चलो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स होता है जिसे लिखा जाता है K Q1 अपॉन r स्क्वायर, या हो सकता है आपके दिमाग में ऐसे याद हो 1/4πε0 Q1 अपॉन r स्क्वायर। अब ये फोर्स ऐसा है कि यदि दो एक जैसी चार्ज बॉडी है, मतलब दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो रिपेल करती हैं और अपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। ये नेचर का नियम है, ये नेचर कहती है भैया ऐसे, ठीक है, अपोजिट वाले अट्रैक्ट होते हैं। आप लोगों ने भी अनुभव यही किया होगा कि कुछ यदि कुछ और अनुभव कर रहे हैं तो नेचर के विरुद्ध जाने की कोशिश हो रही है। शायद हम लोग कहां पहुंच गए, तो आ जाओ। तो मुड़ने वाली बात पर आए तो उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, लेकिन उन्होंने बोला यार हो ना हो द होल पॉजिटिव चार्ज इज कंसाइज्ड एट अ प्लेस, एट अ सिंगल प्लेस इनसाइड एटम। उन्होंने क्या बोला कि देखो मुड़े हैं ना कुछ, तो ये मुड़ना तभी पॉसिबल है, जो मुड़ा, मतलब देखो मैं यहां पे और थोड़ा सा आगे चला गया हूं, ऑलरेडी एक पॉइंट को मैं स्किप करके आगे निकल गया हूं। वो ये है कि देखो कहानी को समझाता हूं मैं। इसमें एक पॉइंट और ऑब्जर्व किया गया था, वो पॉइंट ये था कि इनमें से, मतलब एक 10,000 1,00,000 पार्टिकल में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल भी था जो लौट के वापस आया था अपने पाथ पे। उसने अपने पाथ को रिट्रेस किया था। तो उस पाथ को रिट्रेस करना कब पॉसिबल है, मैं यहां पर समझा रहा हूं। एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी आया जो यहां से चला और यहां से लौट के वापस उसी पाथ पर आया। तो पहले इसके बारे में उन्होंने बोला कि यह तभी पॉसिबल है कि जब पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज यहां पर अंदर में प्रेजेंट हो। क्यों ऐसा हो रहा है, देखो इन सब की कहानी का पीछे का रीजन ये है कि देखो क्या होता है। देखो मैंने यहां पर समझाया था आपको कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को भगाते हैं। सो अल्फा पार्टिकल जो होता है वो डबली चार्ज हीलियम एटम होता है, मतलब ये बेसिकली होता है 2He4+2, ये है आपका अल्फा पार्टिकल। मतलब इस पे कौन सा चार्ज है, इस पे चार्ज है पॉजिटिव। अब यदि ये अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहा है, ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, तो यहां पर इस एटम के अंदर हो ना हो, यहां पर पूरा सेंटर में ही पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और एक छोटी सी जगह में प्रेजेंट है। इसी के कारण ऐसा हुआ होगा कि ये यहां से जाके ऐसे निकल के लौट के आया और बाकी जो है वो इससे कुछ दूरी पे निकल रहे हैं, वो यहां से रिपल्शन के कारण मुड़ जा रहे हैं। तो ये यहां पर इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया और इस बेसिस पर इन्होंने इस जो सेंटर में जो स्पेस था उसे इन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस। इन्हें क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। इसी के कारण न्यूक्लियस की डिस्कवरी का श्रेय जाता है रदरफोर्ड को। हम आज भी यही मानते हैं कि न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। वैसे आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन के लिए हमारे पास में जो नाम आता है वो इंडिया के अंदर में गोल्डस्टीन ही आता है और न्यूट्रॉन है चैडविक। तो ये नाम आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़े हुए होंगे और वहां पर आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी होगी, प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ी होगी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, ये सारी चीजें आपने केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ी हुई होंगी। हम लोग मेन मुद्दे पे बात करते हैं। तो यहां पर आया, इसको नाम दिया गया न्यूक्लियस और अब उन्होंने न्यूक्लियस की कहानी शुरू कर दी। उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस क्या है। सो न्यूक्लियस is a part of atom whose size is approximately 10 to the power -15 मीटर के आसपास में इसकी साइज इन्होंने बताई। द होल मास ऑफ एटम, उन्होंने और एक बात बताई कि भैया जो पूरे एटम का जो मास है
वो यहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड है। द होल मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। तो देखो ये पॉइंट बनते जा रहे हैं जो काम आएंगे आप लोगों को। बात समझ में आ गई? एकदम सिंपल बात करी मैंने। पूरा एटम का जो पूरा मास है उन्होंने कहां पर बताया? न्यूक्लियस के अंदर। और क्या बताया कि देखो इसी न्यूक्लियस के अंदर में पूरा पॉजिटिव चार्ज भी है। द होल पॉजिटिव चार्ज, द होल पॉजिटिव चार्ज लाइज इनसाइड दिस न्यूक्लियस। अब यहां से इनके दिमाग में फिर एक पॉइंट और आया, वो ये आया कि भैया इनके गुरु जो दे थॉमसन, उन्होंने तो बोला था कि पूरा पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है और उसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं। तो अब इनके मन में एक सवाल आया कि यार ये इलेक्ट्रॉनों का क्या करूं, इलेक्ट्रॉनों को कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा। तब इनके दिमाग में प्लेनेटरी मॉडल की कल्पना चल रही थी। तो उन्होंने बोला कि देखो क्या, कि जैसे सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, ऑल दी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, वैसे ही किसी भी एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी भी एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे होते हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो ये इन्होंने कहानी यहां पर प्रतिपादित कर दी और उसी कहानी को हम लोगों को यहां पर पढ़ना है। लेकिन अब इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर में एक पॉइंट आता है। वो पॉइंट ये है कि भाई देखो ये जो स्कैटरिंग एंगल है थीटा, स्कैटरिंग एंगल थीटा के बारे में मैंने बताया आपको। मतलब ये थीटा कौन सा एंगल की बात करूं, जैसे वो स्ट्रेट लाइन थी, सारे के सारे सीधे सीधे आ रहे थे, और जो सीधे आ रहे थे उसमें से जो कुछ मुड़े, तो कितने मुड़े और कितने एंगल पर मुड़े, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, इसका डेरिवेशन नहीं है। वो ये है कि n इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin टू द पावर 4 थीटा बाई 2, where n is the number of alpha particles scattered। ये रिलेशन डायरेक्टली याद रखना है, इस पे सीधा सीधा सवाल बन सकता है। कहां से आया वो आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि देखो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़े तो हर बार डेरिवेशन, क्योंकि देखो ये ना तो ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, हाँ, बट इस पे भूले भटके क्वेश्चन आ जाए तो यू मस्ट बी रेडी फॉर दिस। इसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। तो n क्या है? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई। और थीटा क्या है? थीटा है स्कैटरिंग एंगल। तो कितने एंगल पे कितने मुड़े, तो ये इनका एक रिलेशन है। इसके अलावा एक साथ साथ में आपको एक पॉइंट और आता है, वो ये है अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी। क्या आती है? ट्रेजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी, TRAJECTORY। ऐसा होता है कई बार स्पेलिंग ही भूल जाते हैं हम लोग, तो ऊपर जब बोलते हैं तो अपने आप बनती चली जाती है। अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी। अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल जो पाथ बनाता है उसे बोला जाता है ट्रेजेक्टरी। उसे क्या बोला जाता है? ट्रेजेक्टरी। बेसिकली जो अल्फा पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी है वो डिपेंड करती है, एक टर्मिनोलॉजी आएगी आपके पास में, उसे बोला जाता है इंपैक्ट पैरामीटर। उसे क्या बोला जाता है? इंपैक्ट पैरामीटर। जिसे हम लोगों ने यहां पर बी से डिनोट किया हुआ है। किससे डिनोट किया हुआ है? बी से डिनोट किया गया है। अब ये जो इंपैक्ट पैरामीटर होता है या जो बी होता है, बेसिकली इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन। जो आपके अल्फा पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के आ रही है, दैट इज योर इंपैक्ट पैरामीटर। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को एनसीईआरटी जब देखोगे तो ऐसा ऐसा यहां पर एक डायग्राम बनाया होगा। देखो पहले तो कुछ स्ट्रेट लाइंस आ रही होंगी, ठीक है, उसके बाद में ना यहां पर है ना एक ऐसे न्यूक्लियस, या सॉरी ऐसे लिखा होगा टारगेट न्यूक्लियस, टारगेट न्यूक्लियस रखा होगा कि इसके ऊपर ये जाने वाले हैं। और फिर यहां से इन्होंने क्या किया होगा कि इनको मोड़ा होगा। देखो ऐसे मोड़ा होगा, ये थीटा, ये थीटा, ये इधर से इधर मुड़ गई, ये ऐसे इन्होंने डायग्राम बनाया होगा। तो ये बहुत सारी अलग अलग जगह पे मुड़ेगी, कोई ऐसे मुड़ गई, कोई ऐसे मुड़ गई, जैसे जहां पे थी वैसे मुड़ गई। अब देखो ये तो मैंने रैंडमली बनाया है, कोई ऐसा नहीं है, ये सूर्य चक्र नहीं बना रहा हूं मैं, ऐसा ही कुछ बनाया होगा। तो यहां पर क्या है, देखो इतने सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये इस डिस्टेंस में
देखो मैं यहां पर देखो थोड़ा साइड में देता हूं, तो इतने सारों की डायरेक्शन ऐसी है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो सीधे सीधे जा रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो जहां से मुड़ना चालू हुआ, देखो यहां से ये मुड़ना चालू हुआ, तो मैं इसको ऐसे मान सकता हूं, थोड़ा सा मेरा भी गलत बन गया इसको बी को लेते समय, मैंने कहां पे मोड़ा, एक काम करता हूं पहले इनको हटाता हूं, ठीक है। जहां से मोड़ा है मतलब देखो यहां से मोड़ा है, तो मैं इसको ले लेता हूं। देखो यहां पर ध्यान से देखना मैंने क्या कर रहा हूं, आप लोग अपने एनसीईआरटी के डायग्राम को देखना, जैसे ये वाली, अरे तेरी हरा लेना था, इसको लाल हो गया, हरा हरा रंग चाहिए, ये अबे हरा क्यों नहीं हो रहा ये, हाँ अब हुआ, ये नीचे वाली लाइन और ये वाली मैंने इसको इधर से मोड़ी थी, तो ये जो डिस्टेंस है वो है बी। अब देखो मैं बना के हट जाता हूं साइड में, देखो ये डिस्टेंस है, देखो मैंने यहां पे ऊपर वाले को यहां पर मोड़ा है और नीचे वाले को यहां पर मोड़ा है, तो ये वो हैं जो कुछ एंगल पर यहां पर मुड़ रहे हैं। अब ये जो इसके सीध में जा रहे हैं वो तो सीधे रिटर्न ही लौट के आ रहे हैं, ये मान के चलिए पूरी तरह से। सो जो हम लोग बात कर रहे हैं 1 डिग्री से कम का जो क्या बोलते हैं डेविएशन, वो कहां जाएंगे, वो सीधे जाएंगे। लेकिन जो लौट के आ रहे हैं मतलब पाई पे जो लौट के आ रहे हैं, बात समझ में आ रही, तो उतने के लिए एक मोटी सी एक जो भी बीम चलेगी उसकी बात चलेगी। सो दैट इज योर इंपैक्ट पैरामीटर बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि न्यूक्लियस के सेंटर से मेजर करी जाती है। सो ये है कहानी इसकी। तो इस बेसिस पर अब ऑलरेडी इंपैक्ट पैरामीटर के ऊपर आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, लेकिन हां ये आपको पता होना चाहिए। जितना ज्यादा इंपैक्ट पैरामीटर होगा, जितना ज्यादा इंपैक्ट पैरामीटर होगा, उतने ही ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अनडेविएटेड जाएंगे, और जितना छोटा इंपैक्ट पैरामीटर होगा उतना ही ज्यादा डेविएशन होगा। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, फॉर अ लार्ज इंपैक्ट पैरामीटर, जितना ज्यादा इंपैक्ट पैरामीटर बड़ा होगा उतने ही अल्फा पार्टिकल क्या होंगे, दे विल गो नियरली अनडेविएटेड, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ स्टेटमेंट मिलेगा। थोड़ा सा स्टेटमेंट मेरा नहीं बनाया, बस इतना ही फर्क है, बाकी वही कहानी है। और थीटा इज इक्वल्स टू पाई होगा, मतलब इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, छोटा है। इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, छोटा है। बड़ा और छोटे की कहानी क्लियर हो गई। एक बार फिर से रिपीट करूं, इंपैक्ट पैरामीटर बड़ा मतलब डेविएशन कम है, या मैं बोलूं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेड ही जा रहे हैं। और इंपैक्ट पैरामीटर छोटा कर दिया मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो रहे हैं अपने पाथ से। तो ये कहानी है इंपैक्ट पैरामीटर की। और इस प्रकार से आपका रदरफोर्ड साहब ने क्या कर दिया, यहां पर एक पॉइंट निकाल के दे दिया। अब इसके बाद में एक पॉइंट और आता है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। वो ये है कि भाई जब आपके पास में ये न्यूक्लियस है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां से आपका अल्फा पार्टिकल चला जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो होगा क्या कि ये ऐसे ऐसे चलेगा चलेगा, लौट के यहां से वापस आ जाएगा। मतलब एक डिस्टेंस होगी जहां तक वो जाएगा, और इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसका फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है, मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी एक आपको पॉइंट आना है जो बाकी है, ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं एट द लास्ट रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की क्या क्या बातें थी उनको जरा बात कर लेते हैं। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल सुनना है बस आपको, ये चीजें मैं कवर कर चुका हूं ऑलरेडी। वो ये है कि रदरफोर्ड साहब ने बताया कि भाई किसी भी एटम के बारे में बात करूं, एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, सही बात है। एटम के अंदर में एक छोटी सी जगह होती है जिसे न्यूक्लियस बोला जाता है, जिसके अंदर में पूरे एटम का पूरा मास उस न्यूक्लियस के अंदर में होता है। इस एटम के अंदर में जो न्यूक्लियस है उसका का पूरा पॉजिटिव चार्ज भी न्यूक्लियस के अंदर में ही होता है, ठीक है। और इस पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन्स बोलते हैं, वो बाद में आई थी। इवन तो कई बार आप गूगल पे सर्च करोगे तो हो सकता है प्रोटॉन की डिस्कवरी में रदरफोर्ड का भी नाम निकल के आ जाए, कहीं कहीं पे दिया भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों को तो गोल्डस्टीन से ही मतलब है, मेन बात ये है। और उसके बाद में भी मैं बात करता हूं हाँ क्या कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। एटम की जो साइज होती है वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर के रेंज की होती है। न्यूक्लियस की साइज लगभग 10⁻⁻15 मीटर के रेंज की होती है। मतलब आपका जो नाभिक जो है न्यूक्लियस, वो एटम के कंपैरिजन में लगभग 1 लाख गुना क्या है, छोटा है। 1 लाख गुना क्या है, छोटा है। अब यहां पर इसके मॉडल फेल होने की कुछ कहानी थी, वो कहानी को हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, जब आने वाला लेक्चर होगा उसी में हम लोग इसका मॉडल फेल हुआ और बोर का एटॉमिक मॉडल एग्जिस्टेंस में आया, उसके बारे में एक साथ में ही चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है। रीजन कुछ कुछ मैं बता देता हूं, वो ये है,
आपको भी देखने को मिलेगा कि जो इन्होंने क्या बताया कि भैया ये है आपका न्यूक्लियस। इसी बात को मैं वापस रिपीट करूंगा, इसलिए मैं अभी बता भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो भैया सवाल ये है कि भैया ये ऐसे चक्कर लगाते 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 तो गिर जाना चाहिए इसके अंदर में, लेकिन गिरा नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस तो इसे अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो धीरे 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 इसकी तरफ खिंचता चला जाएगा, धीरे धीरे इसकी तरफ खिंचता चला जाएगा। मतलब एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर में गिर के खत्म हो जाएगा, तो एटम की साइज तो छोटी हो जाएगी, मतलब ये तो कॉन्ट्रास्ट हो जाना चाहिए ऐसा, जबकि कुछ भी नहीं हो रहा है। सो क्या कारण है? ये सारे कारण थे जिनके कुछ आंसर्स रदरफोर्ड दे नहीं पाए। उनका मॉडल सही था अपनी जगह पे, मॉडल जो उन्होंने सोचा, जो प्लेनेटरी मॉडल के बेसिस पर उन्होंने सोचा, वो कहानी सब कुछ सही सोच ली, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं था। मतलब वही परेशानी की बात हो गई। अदरवाइज जो हम लोग बोर से एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं उसकी जगह वही रदरफोर्ड के ही मॉडल का आगे नाम चल रहा होता था और वही कहानी चल रही होती थी। ठीक है, सो बेसिकली एक के मॉडल को देखते हुए दूसरे ने अपनी कहानी शुरू करी, वही गुरु चेले वाली कहानी चल रही है और कुछ भी नहीं है। सो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल हो चुका है। क्यों फेल हुआ है? क्योंकि उसके पास में सेटिस्फैक्टरी आंसर्स नहीं थे इन क्वेश्चंस के, जिन्हें बाद में बोर ने अपने पोस्टुलेट्स के फॉर्म में दिया है, जिन्हें बाद में बोर ने अपने पोस्टुलेट के फॉर्म में दिया है। तो आज के लेक्चर में हो सकता है आप लोगों को इतना मजा नहीं आया हो, बट देखो एक बात ध्यान रखनी है, हम लोग यहां पर मजा लेने के लिए तो नहीं आए, हम लोग यहां पर सीरियसली पढ़ने के लिए आए हैं। अगला लेक्चर और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसमें और कुछ आपको मिर्च मसाला डाला जाए जिससे आपको स्वाद आए। ठीक है, ठीक है, चलो। सो आज की कहानी को हम लोग, आज के लेक्चर को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, क्योंकि समय सीमा ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है। 45 मिनट्स की अपनी समय सीमा है, लेकिन फिर भी चलते चलते 50 मिनट तक कहानी पहुंच ही जाती है। एक बार मैं क्विकली बता देता हूं, एटम्स के बारे में हम लोगों ने बात करी आज, और इसमें सबसे पहले कहानी शुरू हुई कणाद ऋषि से चले। कणाद ऋषि से डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करनी चाहिए थी। उसके बाद में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, उन्होंने मॉडल दिया प्लम पुडिंग मॉडल। उसके बाद रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि एक पतली सी गोल्ड फॉइल जो कि 2.1 × 10⁻⁷ मीटर मोटी थी, उसके ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराई। अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराई तो उन्होंने पाया कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे सीधे निकल गए, अनडेविएटेड निकल गए, कुछ में डेविएशन आया। जो मेनली जो उन्होंने देखा वो था कि 0.14% पार्टिकल ही ऐसे थे जिनमें 1 डिग्री से ज्यादा का डेविएशन आया, बाकी मोस्टली सीधे निकल गए। 8000 में से एक ऐसा भी था जो 90 डिग्री या उससे ज्यादा पे डेविएटेड, और कुछ एक आधा ऐसा भी निकल के आया जो लौट के ही वापस आ गया। इससे उन्होंने सोचा कि भैया देखो मोस्टली सीधे सीधे जा रहे हैं, मतलब एटम का बहुत सारा हिस्सा क्या है, खाली है। एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, खाली है। कुछ डेविएट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है डेविएशन तब पॉसिबल है यदि पॉजिटिव चार्ज बीच में हो, और यदि बीच में पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण कुछ डेविएट हो गए, और कुछ के साथ तो ऐसा हुआ कि वो लौट के उसी पाथ पर वापस आ गए। उन्होंने ये जो बीच में जो पॉजिटिव चार्ज है उसी को उन्होंने बोला कि पूरा जो एटम का मास है वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस बोला। न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर में पूरा पॉजिटिव चार्ज भी है और पूरा का पूरा मास भी है। नाउ आगे कहानी शुरू हुई, उन्होंने अपना प्लेनेटरी मॉडल के बारे में बताया कि भैया न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये कहानी है एटम की। लेकिन यहां पे जब उनसे सवाल पूछा गया कि भैया इलेक्ट्रॉन यदि चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो जब चक्कर लगा रहा है तो उसकी एनर्जी खर्च हो रही होगी, और एनर्जी यदि खर्च हो रही है तो वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को खर्च करते करते वो बीच में जाके न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरा, ये सवाल था जिसका आंसर वो नहीं दे पाए। और इन्हीं कहानियों, इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर लेके नील्स बोर आगे आए और उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिए, जो बोर्स पोस्टुलेट्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, और दैट इज द बोर्स एटॉमिक मॉडल जो हम लोगों को पढ़ना है। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही, मुलाकात होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।